नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि सारी अच्छी चीज़ों का भी एक अंत होता है, तो मेरी छुट्टियाँ अब ख़त्म होने वाली हैं और आज जमशेदपुर में ये जो छुट्टियाँ मैं मनाने के लिए आया हूँ अपने घर, समझ लीजिए कि ये आखिरी दिन है। मैं कल यहाँ से रवाना हो चुका होऊँगा और जब आप ये एपिसोड देख रहे होंगे, तब शायद मैं दिल्ली में रहा होऊँगा। तो इसके बाद लगातार ऑफ़िस से ही जो क्राइम की कहानियाँ मैं आप सबके लिए लेकर आता हूँ, वो सिलसिला चलता रहेगा, जारी रहेगा। और आज मैं जो एक और कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी का ताल्लुक केरल से ही है। आप सब भी सोचेंगे कि जब से मैं जमशेदपुर आया हूँ, ये एक अजीब-सा सिलसिला चल पड़ा है कि लगातार साउथ इंडिया की खबरें मैं आप सबको बता रहा हूँ। लेकिन इत्तेफ़ाक से जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ, ये ब चाहे वो गूगल का एल्गोरिदम हो या जो भी हो, जब मैं रिसर्च कर रहा हूँ नेट पे या कोई स्टोरी इस तरह की ढूँढ रहा हूँ, तो ज़्यादातर खबरें जो है, मुझे साउथ इंडिया की ही नज़र आ रही हैं। कम से कम जमशेदपुर में रहते हुए तो ऐसी ही खबरें मुझे दिख रही हैं। तो इसीलिए लगातार साउथ इंडिया की खबरें आप सबके लिए लेकर आ रहा हूँ। अब आज जो मैं कहानी आप सबको सुनाने वाला हूँ, उससे पहले मैं आप सबके लिए एक पहेली, एक रिडल जो है, वो छोड़ना चाहता हूँ। आप अपने स्क्रीन पर इस वक़्त जो तस्वीरें देखेंगे, वो तस्वीरें मैंने जमशेदपुर में कई घरों के बाहर देखी। एक बार ध्यान से देखिए, ये बेसिकली नीले रंग के पानी की बोतलें हैं, जो लोग यहाँ अपने-अपने घरों के बाहर टाँग कर रखते हैं। सारे लोग रखते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग इसे टाँग कर रखते हैं। इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर आप में से कोई इसे गेस कर पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऑब्वियसली जो हमारी परिपाटी है दिल्ली आने के बाद, तो फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना, नाम पढ़ना, वो सब भी जारी रखूँगा। और जो लोग इस रिडल को सुलझाने में कामयाब होंगे, ऑब्वियसली उनका नाम तो मैं ज़रूर से पढ़ूँगा और उस पर भी डिस्कस करेंगे कि ये पहेली क्या है। नीले रंग की पानी की बोतलें लोग अपने घरों के बाहर यहाँ झारखंड में या पश्चिम बंगाल में टाँग कर रख देते हैं। क्यों टाँग कर रखते हैं? इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। आइए, अब हम क्राइम की जो कहानी है उसकी शुरुआत करते हैं। ये घटना है तिरुवनंतपुरम की और इसी साल की घटना है 1 अक्टूबर की। 1 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में रहने वाले 60 साल के प्रभाकर कुरूप और उनकी पत्नी विमला कुरूप, ये अपने घर में थे। उस वक़्त अचानक लोगों को चीखने-चिल्लाने की और कोई धमाका होने जैसी आवाज़ सुनाई पड़ती है। लोग दौड़ते हुए, पड़ोसी जो है इनके घर की तरफ आते हैं और ये देखते हैं कि घर में आग लगी हुई है, धुआँ निकल रहा है काफ़ी सारा और एक आदमी जले हुए कपड़ों के साथ घर के बाहर बैठा हुआ है। वो शख्स कौन था? लोग ये नहीं जानते थे, उसको नहीं पहचानते थे। लेकिन घर के अंदर जब लोग गए और इस आदमी से पूछा कि भाई क्या मामला है? तो इसने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। और जब लोग घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि ये जो प्रभाकर कुरूप हैं, वो बुरी तरह जली हुई हालत में घर में पड़े हैं और उनकी जो पत्नी है, वो भी बुरी तरह झुलसी हुई हैं और वो छटपटा रही हैं। प्रभाकर कुरूप तो अलबत्ता शांत हो चुके थे, उनका जिस्म शांत पड़ चुका था, लग रहा था कि शायद उनकी मौत हो गई है। विमला कुरूप जो हैं, वो छटपटा रही थीं और सिर्फ़ जले हुए हालत में ही ये नहीं थे, बल्कि पूरे घर में खून ही खून बिखरा पड़ा था और ये सब कुछ देखकर इतना तो क्लियर था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई सोची-समझी साज़िश है और इन पर किसी ने हमला किया है। वो तीसरा आदमी कौन था जो घर के बाहर था? लोग उसे नहीं पहचानते थे। जब उससे लोग पूछ भी रहे थे कि भाई मामला क्या है? तुम कौन हो? क्या कर रहे हो यहाँ? तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। तो इससे लोगों के लिए एक मतलब पहेली जैसी स्थिति वहाँ पर भी थी। लेकिन लोगों ने इन दोनों को, पति-पत्नी को, प्रभाकर को और उनकी पत्नी विमला को फ़ौरन जो है मेडिकल एड के लिए वो उठाकर तिरुवनंतपुरम सरकारी हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ प्रभाकर को ब्रॉड डेड करार दिया गया, मुर्दा बताया गया, जबकि उनकी पत्नी जो है, उनका अस्पताल में इलाज चलता रहा और फाइनली उनकी भी मौत हो गई। इधर ये जो तीसरा शख्स है, ये कुछ देर के लिए तो ज़ाहिर है पुलिस के लिए और लोगों के लिए भी पहेली था। लेकिन लोगों ने ये नोटिस किया कि उस इंसान के सारे कपड़े जले हुए थे और जब लोग वहाँ पर पहुँचे प्रभाकर की आवाज़ सुनकर, चीख सुनकर, उनकी पत्नी की चीख सुनकर, तो ये आदमी जो है बाहर से उठकर अंदर गया और कुरूप के ही, प्रभाकर कुरूप के ही कपड़े पहनकर वो बाहर आ गया और बाहर आकर वो बड़े इत्मीनान से चलकर जाने लगा। तो ये एक अजीब-सा सीन था और इसे देखकर लोग तो हैरान थे ही, लोगों ने उस आदमी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उसे पुलिस के हवाले भी कर दिया क्योंकि प्राइमा फेसाई सीन ऑफ क्राइम पर जो आदमी मौजूद था, जिसके कपड़े जले हुए थे, जो कुछ भी बोलने के लिए राज़ी नहीं था, वो इंडिकेट कर रहा था कि इस हत्या के पीछे शायद इस शख्स का हाथ हो। तो जब उसकी पहचान साफ़ हुई, उससे जब पूछताछ हुई, तो पता चला कि वो केरल के ही पनप्पा कुन्नू एक जगह है, वहाँ का रहने वाला
शशिधरन है। शशिधरन की उम्र भी जो है करीब 55-60 साल के आसपास की थी। और शशिधरन से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने कहा कि हाँ, मैंने ही इन दोनों पर हमला किया था और मैंने ही इन दोनों का कत्ल किया है। देखा जाए तो ये एक बिल्कुल ओपन एंड शट केस था, क्योंकि मौका वारदात पर ही कातिल जो है वो पकड़ा गया और पुलिस की पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने बताया कि वो पूरी तैयारी से आया था और उसने पहले हथौड़े से दोनों पति पत्नी पर वार किया और जब वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े तो अपने साथ लाई गई पेट्रोल की बोतल से उसने वहां पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। दोनों जलने झुलसने लगे और इसी सिलसिले में, इसी क्रम में उसके भी कपड़े जल गए थे। तो ये तो रही गुनाह कबूल करने की बात और ये जो शशिधरन है उसको गिरफ्तार कर लेने की बात। लेकिन सवाल ये था शशिधरन ने ये किया क्यों? तो इसके पीछे जो कहानी है वो वाकई शॉकिंग है और उसी वजह से मैं ये वाकया आप सबको सुना रहा हूँ। इस हत्या के पीछे, इस दोहरे हत्याकांड के पीछे 29 साल पुराने बदले की कहानी है। 29 ईयर्स। कोई इंसान कितना रिवेंजफुल हो सकता है, उसके सीने में जब बदले की आग धधकती है तो वो कितने सालों तक वो आग धधकती सुलगती रहती है और कई बार लोग बदला लेने के लिए किस हद तक चले जाते हैं, वो इस घटना को सुनकर आप समझ सकते हैं। शशिधरन और कुरूप कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे और ये केरल में ही तिरुवनंतपुरम में हॉलो ब्रिक्स की कंपनी फैक्ट्री चलाते थे बेसिकली। हॉलो ब्रिक्स आप जानते हैं कि ईंटों का ही एक प्रकार होता है जो अंदर से खोखला होता है और आजकल उसका बहुत ज़्यादा प्रचलन और इस्तेमाल है। तो अब से करीब 30 साल पहले भी हॉलोब्रिक्स था और हॉलोब्रिक्स की फैक्ट्री ये लोग चलाया करते थे और इनका अच्छा खासा बिजनेस था और जाहिर है जब पार्टनर थे, दोस्त थे तो रिलेशन भी बहुत अच्छा था। तो प्रभाकर कुरूप ने उस जमाने में शशिधरन के बेटे के लिए बड़ी मदद की थी। हुआ ये था कि शशिधरन का बेटा बाहर पढ़ने लिखने जाना चाहता था और नौकरी करके सेटल होना चाहता था। तो कुरूप के कुछ कनेक्शंस थे, उन्होंने शशिधरन के बेटे को बहरीन भिजवाया, उसके लिए वीज़ा का इंतजाम कराया और वहां जॉब अपॉर्चुनिटी ढूंढा प्रभाकर कुरूप ने और शशिधरन के बेटे को बहरीन में सेटल करने की कोशिश की। शशिधरन का बेटा बहरीन गया भी, काम भी करता रहा, लेकिन जितनी अपेक्षाएं और जैसी उम्मीद थी कि बहुत अच्छा हाई पेड जॉब होगा, फॉरेन में काम मिलने के बारे में सोचते ही इंसान को लगने लगता है कि हाँ अब तो बस किस्मत खुल गई समझिए, क्योंकि बहुत सारा पैसा और डॉलर में कमाई होगी या रियाल में कमाई होगी, यहाँ रुपया उसके मुकाबले सस्ता है तो यहाँ काफ़ी पैसा भेज पाएगा। लेकिन ख्वाब इसके उल्टा था। जब शशिधरन का बेटा पहुंचा बहरीन तो उसको वहाँ बड़ा लो पेड जॉब मिला और जिस तरह के ख्वाब उसने देखे थे वो सारे सपने जो है एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। वो बेटा जवान लड़का इतना इम्पल्सिव था, उसका बिहेवियर ऐसा था कि वो अपने इमोशन पर और अपने गमों पर जो है वो काबू नहीं कर सका और उसने खुदकुशी कर ली 29 साल पहले। और 29 साल पहले ये जो शशिधरन के बेटे ने खुदकुशी की, इस गम में ये शशिधरन इतना परेशान हुआ कि वो जो है बड़ा बेचैन रहने लगा और उसने इस सारे सीक्वेंस के लिए, सारे घटनाक्रम के लिए अपने जो दोस्त है प्रभाकर कुरूप उसको जिम्मेदार मानता था, दोषी मानता था। दोनों के बीच में भयानक दुश्मनी शुरू हो गई। पार्टनरशिप तो कब की खत्म हो गई, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और फिर मामला कोर्ट में भी चला गया। शशिधरन ने कुरूप के खिलाफ रिपोर्ट लिखवा दी, कोर्ट में मामला पहुंचा, तफ्तीश हुई और फाइनली कोर्ट ने इस मामले में प्रभाकर कुरूप को बेगुनाह पाया और उनको जो है वो बरी कर दिया। लेकिन अदालत ने भले बरी कर दिया हो, एक पिता जो है अपने बेटे की मौत के लिए जिसे जिम्मेदार मानता था उसे अपनी निगाहों में बरी करने के लिए तैयार नहीं था और वो 29 सालों से इंतजार कर रहा था सही मौके का कि वो कब प्रभाकर की जान ले और उसकी पत्नी की भी जान ले, उसका पूरा परिवार खत्म कर दे। और आखिरकार वो मौका आया, जैसा मैंने आपको बताया, इसी साल अक्टूबर महीने में, 1 अक्टूबर को। आई गेस कि 1 अक्टूबर ही है। मैं मतलब हो सकता है कि जब मैं पहली बार आपसे बात कर रहा था तो कहीं मुझे लग रहा है कंफ्यूजन में कहीं मैंने 10 अक्टूबर ना बोल दिया हो, लेकिन 10 नहीं, 1 अक्टूबर है। तो 1 अक्टूबर को ये जो शशिधरन है ये बाकायदा पूरी तैयारी के साथ इस पति पत्नी के कत्ल के लिए वहां पर पहुंचा और इसने पहले हथौड़े से वार करके दोनों पति पत्नी की को बिल्कुल जख्मी कर दिया और उसके बाद उन्हें जिंदा जला दिया। इसके बाद की कहानी तो आप सबको पता है। तो कुल मिलाकर पुलिस ने इस ओपन एंड शट केस को सुलझा तो लिया, लेकिन इस ओपन एंड शट केस के पीछे 29 सालों के दुश्मनी की एक भयानक कहानी छुपी हुई थी। तो आज का वाकया, आज की कहानी यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि इस वाकये से भी हम सभी को बहुत कुछ सीखने समझने को ज़रूर मिला होगा। खासकर ये कि खुदकुशी जैसा भयानक और मैं कहूँगा कायरतापूर्ण फैसला जो है किसी भी इंसान को कभी लेना नहीं चाहिए। चाहे जैसे भी हालात हों, ज़िंदगी बड़ी अनमोल है,
उसको जीने और हालात का सामना करने की कोशिश करनी चाहिए। एक तो बात ये सीख मुझे इस कहानी से मिलती है और दूसरी ये कि इस तरह का रिवेंजफुल एटीट्यूड भी ठीक नहीं है, क्योंकि मैं ये मानकर चलता हूँ कि प्रभाकर कुरूप का शायद ऐसा इंटेंशन न हो कि शशिधरन के बेटे को वो वहाँ मुश्किल में डाल दे, क्योंकि अगर ऐसा इंटेंशन होता तो शशिधरन को भी ये बात पहले ही समझ में आनी चाहिए थी। जब बेटे ने खुदकुशी कर ली, जब मामला हाथ से निकल गया, तब शशिधरन ने ये क्यों रियलाइज़ किया? तो और जब दोस्त थे तो दोस्त पर भरोसा भी करना चाहिए, क्योंकि अगर सबूत भी होते तो शायद अदालत प्रभाकर कुरूप को इस मामले में गुनहगार ठहराती, सज़ा देती। जब अदालत ने इस मामले में प्रभाकर कुरूप को बेकसूर करार दिया, तो फिर शशिधरन को भी अपने दिल को समझा लेना चाहिए था और इस तरह 2-2 हत्या की साजिश जो है नहीं रचनी चाहिए थी और 29 साल बाद इतनी भयानक वारदात को अंजाम नहीं देना चाहिए था। प्रभाकर और उसकी पत्नी तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन शशिधरन की ज़िंदगी भी अब बाकी उम्र पूरी उम्र जो है सलाखों के पीछे कटेगी, उसके परिवार के बाकी लोग भी कितने परेशान होंगे, ये हम और आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो फिलहाल यहीं तक, और जो पहेली मैंने आप सबको इस कहानी की शुरुआत में बुझाने की कोशिश की थी, प्लीज़ उसका आंसर अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और मैं फिर जब मंगलवार को आप सबसे मुखातिब होऊँगा तो उस पहेली का जो एग्ज़ैक्ट उत्तर है, जो मैं जानता हूँ, जिस पर मैंने रिसर्च कर रखा है, वो मैं आप सबको बताऊँगा, शेयर करूँगा। और प्लीज़ इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और बस फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। अगली बार जब आपसे मुलाकात होगी तो दिल्ली से मुलाकात होगी। फिलहाल जमशेदपुर से यहीं तक। बहुत सुरक्षित रहिए, अपना ख़्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।